नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी इंडियन मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस सीरीज़ का लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम नॉर्थ इंडियन किंगडम्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम प्रतिहारों को जानने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पालाज को डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में प्रतिहाराज को देखेंगे और आने वाले लेक्चर में हम राष्ट्रकूटों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। देखिए, ध्यान रखिए, ये सीरीज आपके लिए यहाँ तक कि यूपीएससी तक कवर करेगी। उसके बाद एसएससी, रेलवे, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, बैंकिंग, डीएसएसबी, इवन स्टेट पीसीएस एग्जाम्स तक ये कवर करेगी। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप इसको बस रेगुलरली फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रतिहारों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें इनके सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए कि हमें इनके सोर्सेज कहाँ से, यानी कहाँ से हमें पता चला है इन प्रतिहारों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको पता होगा चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। ये भी पता होना चाहिए आपको, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट के एक पॉइंट थे। ठीक है, तो उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, उसमें ये एक मेजर सोर्स माना जाता है राजपूत हिस्ट्री का, यानी कि प्रतिहार भी एक राजपूत थे, तो उनके बारे में हमें पृथ्वीराज रासो से पता चलता है। इसी बुक में हमें ये पता चलता है, ठीक है, कि जो राजस्थान में अरावली हिल रेंजेज हैं, उनके ऊपर माउंट आबू है, वहाँ पे एक फायर सेक्रीफाइस हुआ था, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है, इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, ये वन ऑफ दी फर्स्ट बुक्स है हिंदी लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, अगला सोर्स क्या है कि कर्नल जेम्स टोड, जिसके द्वारा एनल्स ऑफ राजपुताना, जिसको हम राजस्थान कथावली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस बुक के हिसाब से इस बुक में जेम्स के द्वारा ये लिखा गया है कि ये जो प्रतिहाराज हैं, ये ह्यून्स के डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, सोमदेव सूरी के द्वारा एक बुक लिखी गई है कथा सरित सागर, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर्स में। इसने भी अपनी बुक में राजपूतों की डिटेल्स दी हैं। इसके अलावा एक राष्ट्रकूटा पॉइंट है पंपा, उसने भी अपनी बुक में इन गुर्जर प्रतिहारों का डिस्कस किया है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें प्रतिहारों के बारे में पता चलता है। आगे हम इन प्रतिहारों का थोड़ा इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करें तो देखिए, प्रतिहारों ने लगभग बहुत ही लंबे समय तक, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स तक कन्नौज के ऊपर शासन किया। अब कन्नौज के ऊपर किया तो इसका मतलब ये है कि जो इनका मेन फोकस था, जो इनका मेन एरिया था इनके कंट्रोल में, इनके एम्पायर के दौरान, वो था कन्नौज। ठीक है, इनको गुर्जर प्रतिहारों के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये गुर्जरों से ऑरिजिनेट हुआ है। ठीक है, कौन से गुर्जर्स, जो कि एक पेस्टोरलिस्ट थे, मतलब कि जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं, वो थे। ठीक है, इसके अलावा ये फाइटर्स थे जाटों की तरह। तो अलग अलग स्कॉलर्स की अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है। ठीक है, देखिए, इन प्रतिहारों ने बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज़ बनवाई, यानी कि बहुत सारी रियासतें बनवाई। कहाँ? राजस्थान के सेंट्रल और ईस्टर्न एरिया में। ठीक है, अब देखिए, इनका लगातार राष्ट्रकूटों के साथ क्लैश चलता रहा। किस लिए? मेनली मालवा और गुजरात वाले रीजन पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए। इसके अलावा कई बार कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए इनका जो क्लैश है वो राष्ट्रकूटों के साथ चलता रहा। तो आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रकूटास डेक्कन वाले रीजन में है। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार्स हैं और ये पालाज हैं। तो इनके बीच में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी चला। तो ये अपना डोमिनेंस है वो कन्नौज और मालवा और गुजरात वाले रीजन तक बढ़ाना चाहते हैं, और गुर्जर प्रतिहार्स हैं वो अपना इसी तरीके से अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपना एरिया ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो इस तरीके से इनके बीच में क्लैश चलता रहता था। देखिए, प्रतिहारों की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फाउंडर। तो प्रतिहारों का जो सबसे पहला शासक कह सकते हैं और इसका फाउंडर भी है, वो है नागभट्ट प्रथम। इसका शासनकाल 730 से 760 ईडी तक चला। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए इसने अपनी सबसे पहले कैपिटल बनाई भीनमाल, जो कि
साउथ वेस्टर्न राजस्थान में है। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा आगे, ठीक है। इसने यहाँ से क्या किया, इसने जो भी सिंध वाले रीजन में अरब्स का शासनकाल चल रहा था, उनके द्वारा जो भी इंकर्जन्स हुए उनको एक स्टाउट रेजिस्टेंस दिया, यानी कि उनके द्वारा जो भी आक्रमण हुए उनको इसने बहुत ही ब्रेवली टैकल किया, बहुत ही ब्रेवली उनसे फेस किया, ठीक है। जो ये सिंध वाले रीजन में जो अरबियन रूलर्स हैं, इनका जो मेन फोकस था वो मेनली गुजरात पंजाब वाले रीजन में एनक्रोच करने का था, ठीक है। इन अरब्स के द्वारा गुजरात वाले रीजन को कंट्रोल करने के लिए एक बिग थ्रस्ट दिखाई गई इनके द्वारा, ठीक है। बट जो गुजरात में 738 एडी के आसपास जो चालुक्यन रूलर रूल कर रहा था, उसने इनको हरा दिया, ठीक है। हालांकि छोटी मोटी जो स्मॉल इनकर्जन्स इन अरब्स के द्वारा इन प्रतिहारों के ऊपर चलती रहीं, ठीक है। देखिए, जो प्रतिहारों के शुरुआती एफर्ट्स थे अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए, कहाँ कन्नौज और अपर गंगा वैली तक और मालवा वाले रीजन तक उनको राष्ट्रकूटा रूलर ने ध्वस्त कर दिया। राष्ट्रकूटा रूलर कौन? ध्रुव और गोपाल तृतीय, ठीक है। इन्होंने इन प्रतिहारों को हरा दिया और इनके जो शुरुआती एफर्ट्स थे उनको वहीं दबा दिया। अब 790 एडी में, ठीक है, अगेन 806 और 807 एडी के आसपास जो राष्ट्रकूटाज ने प्रतिहारों को डिफीट कर दिया, ठीक है। राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को डिफीट कर दिया, ठीक है। और उनसे जो एरिया जीता उसने उनको पालों को छोड़ के वो दोबारा डेक्कन वाले रीजन में लौट गए, क्योंकि वो तो डेक्कन में ही डोमिनेंस था राष्ट्रकूटा का। मैं आपको दिखा चुका हूँ पिछले मैप में, ये रहे आपके राष्ट्रकूटा। तो ये यहाँ से प्रतिहारों से कुछ एरिया का जीतने के बाद उनको ये पालाज को दे दिया और ये दोबारा से डेक्कन में लौट गए, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये एरिया पालाज को दे के उसके बाद जो धर्मपाल, जो पाला डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली रूलर था, उसने कन्नौज को अपने कंट्रोल में लिया और वहाँ एक ग्रांड दरबार रखा था, ठीक है। अब ये एरिया छोड़ के क्यों आए? जो एरिया इन्होंने जीता था प्रतिहारों से, वो छोड़ के क्यों आए? तो इससे ये पता चलता है कि जो इनका मेन फोकस था वो मालवा और गुजरात वाले रीजन के ऊपर था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये है राजस्थान का साउथ वेस्टर्न पार्ट, भीनमल, जहाँ इनकी कैपिटल थी शुरुआत में। बाद में तो ये कन्नौज इनकी कैपिटल रही थी, ठीक है। और ये गुर्जर प्रतिहारों का मेन एरिया था जिसके ऊपर इनका डोमिनेंस था, ठीक है। आगे देखिए, इनका अगला रूलर आता है जिसको देखिए, जो सबसे शक्तिशाली रूलर था प्रतिहारों का, प्रतिहारा डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली रूलर था मिहिर भोज, ठीक है। इसलिए इसको रियल फाउंडर भी माना जाता है प्रतिहारा डायनेस्टी का, ठीक है। हालांकि देखिए, भोज के बारे में हमें इसकी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ना ही ये कब थ्रोन पर बैठा, इसका किस तरीके से इसने रिकवर किया इस थ्रोन को, तो वो सब हमें इस एम्पायर को किस तरीके से रिकवर किया उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, ज़्यादा कुछ पता है नहीं, ज़्यादा सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है नहीं उसके बारे में। बट हमें ये पता चलता है कि 836 एडी में ये जैसे ही अपनी गद्दी पर बैठता है, जैसे ही थ्रोन पर बैठता है, तो ये कन्नौज वाले एरिया को रिकवर करता है और जो एक टूटा हुआ एम्पायर था उसको इसने रिकवर करने की कोशिश करी और एक बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर खड़ा करके रख दिया। किसको? प्रतिहारा एम्पायर को। इसके बाद देखिए, इसने ईस्ट साइड में अपना एक्सटेंशन बढ़ाने की कोशिश करी, बट जो वहाँ पाला रूलर था देवपाल, उसके द्वारा इसको चेकमेट कर दिया गया और हरा दिया गया। उसके बाद ये सेंट्रल इंडिया की तरफ लौटा। अब जैसे ही ये सेंट्रल इंडिया की तरफ लौटा तो ये वहीं तो सीमित रहेगा नहीं, इसने क्या किया, दोबारा से डेक्कन की तरफ अपने इनकर्जन स्टार्ट कर दिए। इसके बाद इनका जो राष्ट्रकूटाज बैठे हैं डेक्कन में, तो राष्ट्रकूटों के साथ इनके क्लैश लगातार चलते रहे, ठीक है। तो हुआ क्या, एक नर्मदा रिवर के किनारे पर एक सैंग्विन बैटल हुआ, ठीक है, जिसमें भोज ने जो प्रतिहारा रूलर हैं उनको हरा दिया और मालवा और कुछ पार्ट गुजरात का अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। बट उसके बाद ज़्यादा ये डेक्कन वाले एरिया में प्रोग्रेस नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से, ये है मिहिर भोज, बहुत ही शक्तिशाली रूलर था प्रतिहारा डायनेस्टी का। तो इसने देखिए, ये जो राष्ट्रकूटाज हैं इनका मालवा वाला रीजन कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया, इसके अलावा गुजरात का भी कुछ एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया था जैसे ही नर्मदा रिवर के
बैंक पे एक बैटल हुआ था, ठीक है, उसमें इसने ये एरिया जीत लिया था। देखिए एक इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से जो प्रतिहाराज हैं, मेनली ये जो मिहिर भोज है, इसके शासनकाल के दौरान इन्होंने अपना एक्सटेंशन नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लगभग सतलुज रिवर तक इन्होंने अपना एक्सटेंशन बढ़ा लिया था। आप यहाँ देख सकते हैं, तो देखिए मिहिर भोज के टाइम का ही मैप है, ठीक है। तो ये रही आपकी सतलुज रिवर, तो सतलुज रिवर तक इन्होंने अपना एक्सटेंशन बढ़ा लिया था, ठीक है। देखिए इसके अलावा अरब ट्रैवलर्स के द्वारा ये भी बताया जाता है हमें कि जो प्रतिहारा रूलर्स हैं, इनकी पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट कैवलरी थी। कैवलरी बोले तो सबसे अच्छे घुड़सेना इनके पास थी, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया और जो अरबियन कंट्रीज है वहाँ से ये हॉर्सेज का इंपोर्ट करते थे, जो कि उस टाइम पे एक बेस्ट साधन था ट्रेड का, ठीक है। देखिए देवपाल की डेथ के बाद जो पाला एम्पायर है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसके बाद ये जो भोज है वो अपना एक्सटेंशन लगभग ईस्ट तक भी बढ़ा लेता है। आप इस मैप में फिर से देख सकते हैं कि ये ईस्ट तक भी इसने अपना एक्सटेंशन बढ़ा लिया है, ठीक है। इस भोज का नाम लीजेंड्स में भी बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एडवेंचर क्या है, इसकी शुरुआती लाइफ का, इसकी अर्ली लाइफ का, कि इसने जो कन्नौज है उसकी रिकवरी करवाई और जो प्रतिहारा एम्पायर के जो खोई हुई छवि थी उसको इसने वापस लौटाया। इसने रिकंक्वेस्ट किया जो इसका लॉस्ट एम्पायर था इस डायनेस्टी का, ठीक है। और जो भी इसके कंटेम्प्रेरीज थे उनके ऊपर अपनी सुपरमेसी स्थापित की इसने, ठीक है। तो यानी कि इसने जो खोया हुआ एम्पायर है वो वापस ले लिया। इसके अलावा कन्नौज को रिकवर किया, इस एम्पायर को दोबारा से सुदृढ़ बनाया, ठीक है। जो भोज है इसके बारे में देखें तो ये भगवान विष्णु का उपासक था, यानी डिवोटी ऑफ विष्णु था ये। इसने आदिवारा का टाइटल अडॉप्ट किया, आदिवारा का, जो कि ये देखिए इसने आदिवारा का टाइटल अडॉप्ट किया, बट इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, ये इसके कॉइन्स थे उनके ऊपर ये इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं हमें, इसके कॉइन्स के ऊपर मिलता है कि इसने आदिवारा का टाइटल अडॉप्ट किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आदिवारा का जो इसने टाइटल अडॉप्ट किया भोज ने, ये इसके कॉइन्स पे मिलता है, ठीक है। कई बार इसको मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। मिहिर भोज के नाम से क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि उज्जैन में जो परमार डायनेस्टी थी वहाँ पे भी एक राजा, वहाँ पे भी एक शासक था भोज के नाम से, तो इसलिए उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए मिहिर भोज इस वाले भोज को माना जाता है। इसके बाद देखिए 1885 एडी के आसपास ये मिहिर भोज की मृत्यु हो जाती है और इसको सक्सीड किया जाता है इसके सन महेंद्रपाल प्रथम के द्वारा, जिसका शासनकाल लगभग 25 साल तक 885 से 910 एडी तक चला, ठीक है। महेंद्रपाल ने भी 908-909 एडी तक लगभग शासन किया और इसने जो भोज के द्वारा जो एम्पायर अपने कंट्रोल में था उसको तो इसने मेंटेन करके रखा ही, इसके अलावा इसने मगध और नॉर्थ बंगाल वाले एरिया तक अपना एक्सटेंशन बढ़ा लिया था अपनी सुपरमेसी स्थापित करने के लिए। देखिए कोई भी नया राजा आएगा वो क्या चाहेगा कि मैं ऐसा काम करूं कि जो पिछला शासक नहीं कर पाया, ताकि वो अपनी सुपरमेसी स्थापित कर सके, ठीक है। और देखिए जब भी कोई नया शासक आता है, जो जगह जगह जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो उसको आजमाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, तो उसने पहले ही अपना जो एक्सटेंशन है वो बढ़ा दिया और अपनी सुपरमेसी स्थापित कर दी। तो आप देख सकते हैं ये मगध वाला रीजन है और नॉर्थ बंगाल वाले एरिया को भी इसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। किसने? महेंद्रपाल प्रथम ने। देखिए इसकी कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं हमें कहाँ? गुजरात के कठियावाड़ वाले रीजन में, ईस्ट पंजाब में और अवध में, ठीक है। एक कश्मीर के राजा के साथ भी इसने महेंद्रपाल ने एक युद्ध लड़ा, बट इसने जो मिहिर भोज के द्वारा जो जीता हुआ पंजाब टेरिटोरी वाला हिस्सा था वो इसने अपने हाथों से गंवा दिया और वो ये इसको हार गया था। देखिए लगभग प्रतिहारों की बात करें तो ये 100 ईयर्स तक इन्होंने मेनली कन्नौज, यानी हम कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया में इन्होंने अपना शासनकाल चलाया था। लगभग अर्ली 9th सेंचुरी से मिड ऑफ द 10th सेंचुरी तक इनका शासनकाल चला था, ठीक है। अल मसूदी जो कि बगदाद का एक नेटिव था, ठीक है,
वो 915-16 एडी के आसपास इंडिया में विजिट करता है, मेनली गुजरात में विजिट करता है, और उसने इनकी ग्रेट पावर और इनकी प्रेस्टीज, इनकी प्रतिष्ठा के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, उन्होंने इनका जो इतनी वास्टनेस है इनके एम्पायर की, उसके बारे में बताया है। ठीक है, उसने गुर्जर प्रतिहारों को अल जज्र के नाम से पुकारा है। अल जज्र का मतलब है गुर्जरों की एक करप्ट फॉर्म। ठीक है, उसने किंग बोरा बोला है। बोरा क्या, यानी कि जो मीर भोज ने आदिवारा का जो टाइटल अडॉप्ट किया था, उसी का ये मिस प्रोनाउंसिएशन है, बोरा। ठीक है, हालांकि उस टाइम तक तो ये मीर भोज मर चुका था, बट उसने किंग बोरा बोला है इनको, जो कि आदिवारा जो मीर भोज ने टाइटल अडॉप्ट किया था। ठीक है, इसके बाद अल मसूदी ये कहते हैं कि ये जो जज्र एम्पायर था, इनके पास 1,80,000 विलेजेज, सिटीज़ और कुछ रूरल एरियाज़ थे, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर लंबे और 2000 किलोमीटर चौड़े थे। ठीक है, इनके पास बहुत ही लंबी चौड़ी आर्मी थी, जिसके 4 डिवीजन्स थे। ठीक है, हर डिवीज़न में लगभग 7 लाख से 9 लाख तक जो मैन थे वो एम्प्लॉयड थे। ठीक है, जो नॉर्थ वाली आर्मी थी वो जो भी मुल्तान और अदर मुस्लिम रूलर्स हैं उनके द्वारा जो भी इनकर्जन्स होंगी उनसे टैकल करने के लिए थी, उसी में ये मीर भोज खुद भी था। ठीक है, इसके अलावा देखिए साउथ में जो इनकी आर्मी थी, जो साउथ वाला डिवीज़न था, और साउथ में क्योंकि डेक्कन वाले रीजन में वो राष्ट्रकूटाज हैं, तो राष्ट्रकूटों से निपटने के लिए, ईस्ट साइड में पालाज हैं, तो पालों से निपटने के लिए, तो इस तरीके से इनकी आर्मी के 4 डिवीजन्स थे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, नॉर्थ साइड में कौन है, अरब्स और मुल्तान वाले रीजन में जो भी रूलर्स हैं, इसके अलावा ईस्ट साइड में आपके पालाज हैं, साउथ साइड में आपके राष्ट्रकूटाज हैं। ठीक है, इनके पास केवल 2000 ट्रेंड एलिफेंट्स थे वार के लिए, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि पूरे कंट्री में इनकी सबसे बेस्ट कैवलरी थी, सबसे बेस्ट घुड़सेना थी। तो देखिए, जो इनका लास्ट किंग हुआ प्रतिहारों का, वो था राज्यपाला। ठीक है, जो कि कृष्णा तृतीय के द्वारा इसको, जो कि एक राष्ट्रकूटा रूलर था कृष्णा तृतीय, उसके द्वारा इसको हरा दिया गया था, और साथ ही साथ गजनी मोहम्मद के द्वारा भी कुछ अटैक्स हुए थे, तो इसको हरा दिया गया था। 1000 एडी के बाद से ये जो प्रतिहाराज हैं ये कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं, और किस वजह से, क्योंकि कुछ तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनका राइज अप होना, यानी कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो वीक पड़ती गई और कुछ छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स उभर कर सामने आए। और जैसे ही जब फ्यूडलिज्म किसी एरिया में शुरू होता है, तो आप कह सकते हैं वहाँ सेंटर का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो उभर कर सामने आते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ कि जो देखिए जो फ्रेगमेंटेशन हुआ राजपूत का, ये गुर्जर प्रतिहार से, राजपूत ही हैं ये गुर्जर प्रतिहार, तो ये इनका फ्रेगमेंटेशन हुआ किस तरीके से, ये परमार्स में, सोलंकीज में, चंदेलाज में, गढ़वाल में, चाहमना या चौहान्स में। तो मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो ये जितने भी ये रूलर्स हैं ये गुर्जर प्रतिहारों के ही फ्यूडेटरीज थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ती है वहाँ पर फ्यूडलिज्म शुरू हो जाता है और छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स उभर कर सामने आते हैं। उसी का परिणाम है ये गुर्जर प्रतिहार टूट के यहाँ बहुत सारे फ्यूडेटरीज उभर कर सामने आ जाते हैं। आई होप आपको क्लियर है। अब देखिए 915 से 918 एडी के आसपास इसके बीच में जो राष्ट्रकूटा किंग है इंद्र तृतीय, ठीक है, दोबारा कन्नौज के ऊपर अटैक करता है और जो कन्नौज सिटी है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो प्रतिहारा एम्पायर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, गुजरात लगभग राष्ट्रकूटों के हाथ में चला जाता है, जो कि एक बहुत ही ट्रेड का इम्पोर्टेंट सेंटर था। वहाँ रिच सी पोर्ट्स हैं गुजरात में, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो उनके हाथ से निकल के राष्ट्रकूटों के हाथ में चला जाता है। ठीक है, अल मसूदी हमें बताता है कि जो प्रतिहारा एम्पायर है उनकी सी के साथ में कोई एक्सेस नहीं थी। ठीक है, बाकी ये कितना सही है गलत है वो आई डोंट नो, बट अल मसूदी के द्वारा ये बताया जाता है। अब जैसे ही गुजरात का हाथ से निकल जाना, जो कि एक ओवरसीज का हब था, ठीक है, जो कि एक मेन आउटलेट भी था नॉर्थ इंडियन गुड्स के लिए, यानी नॉर्थ इंडिया में जो भी नॉर्थ इंडियन वाला एरिया है वहाँ से वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो गुड्स जाते हैं उनके लिए भी एक आउटलेट था। ठीक है, तो ये एक दूसरा झटका होता है इन प्रतिहारों के लिए।
अनदर राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा तृतीय, ठीक है, दोबारा से नॉर्थ इंडिया में इन्वेड कर देता है 963 AD के आसपास। उसके बाद प्रतिहारा रूलर को हरा देता है और यहाँ से जो प्रतिहारा एम्पायर है उसका रैपिड डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ नेचर जानने की कोशिश करते हैं इन प्रतिहारों की। तो सबसे पहले हम लिटरेचर या फिर साहित्य के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो देखिए, प्रतिहाराज लर्निंग और लिटरेचर के बहुत बड़े पैट्रॉन्स थे। ठीक है, ग्रेट संस्कृत पोइट और ड्रामेटिस्ट भी है राजशेखर, जो पाला रूलर है, महिपाल के कोर्ट में रहता था। ठीक है, जो कि मिहिर भोज का ग्रैंडसन था। ठीक है, प्रतिहारों ने अपनी कैपिटल यानी कि कन्नौज और बहुत सारी फाइन बिल्डिंग्स और टेम्पल्स को बहुत ही सुशोभित किया, एम्बेलिश किया, उनको सजाया, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से संवारा। ठीक है, लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स जो यहाँ के रूलर्स हैं उनके द्वारा एम्बेसीज के साथ में जो बगदाद का खलीफा है उसके कोर्ट में भेजा। वहाँ उन्होंने क्या किया, किसने, स्कॉलर्स ने। वहाँ इन स्कॉलर्स ने इंडियन साइंसेज, स्पेशली क्या, मैथमेटिक्स, अलजबरा, मेडिसिन्स, अरब वर्ल्ड में इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया। हालांकि हम ये नहीं जानते कि वो कौन से इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने इन स्कॉलर्स को यहाँ भेजा था। ठीक है, हालांकि देखिए, जो प्रतिहाराज हैं, इनकी जो अरब रूलर्स हैं उनके साथ में हमें बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी, बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मनी, बहुत ज़्यादा शत्रुता हमें दिखाई देती है। बट जब ये स्कॉलर्स आ जा रहे हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि जो स्कॉलर्स हैं इनके बीच में मूवमेंट, इसके अलावा गुड्स का मूवमेंट, यानी कि उनके बीच में ट्रेड भी चल रही थी। ये सब होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा हॉस्टिलिटी होने के बाद इनके बीच में यानी कि जो मूवमेंट है स्कॉलर्स का, गुड्स का, ट्रेड का, वो सब चल रहा था। ठीक है, अब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो प्रतिहारों के शासनकाल के दौरान कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं आर्किटेक्चर के। ठीक है, जिनमें स्कल्पचर्स और कार्व्ड पैनल्स हैं मेनली। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने मारू गुजरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर शुरू की थी। तो ये मारू गुजरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, ये हम जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। देखिए, बटेश्वर हिंदू टेम्पल्स का कॉम्प्लेक्स है जो कि इनके शासनकाल के दौरान का ही है। वो कहाँ है, ये MP में ग्वालियर के पास में लोकेटेड है। ठीक है, जो कि भगवान शिवा, विष्णु और शक्ति को डेडिकेटेड है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स देखिए, हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, यानी कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा बरौली टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके आर्किटेक्चर के अंडर। तो आप देख सकते हैं 700 AD से 1030 AD के बीच में ये गुर्जर प्रतिहारों का ये एरिया है, मेन रीजन है जिसके ऊपर इनका कंट्रोल था, इनका डोमिनेंस था। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उनको आने वाले लेक्चर्स में क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।